फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, आई नो एंड आई एम सॉरी। और ये वीडियो भी बिजनेस स्टडीज़ का ही है, वो भी 11th क्लास का। तो वो लोग तो सब्सक्राइब कर लें जिनके लिए एटलीस्ट वीडियो आ गया है। एंड बीएड के लिए वीडियोस भी आएंगे। एंड अब जल्दी जल्दी मैं रेगुलरली पोस्ट करूँगी। मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी एंड आई वॉज सॉरी, लिटिल बिजी। ओके, तो अब तो रेगुलर पोस्ट आएगा, सो डोंट माइंड अबाउट दैट। और वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब तो कर देना चैनल को, और लाइक कर देना वीडियो को। थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता है, तो जल्दी जल्दी आ जाएंगी वीडियोस। और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और एक चीज़ और, ये वीडियोस मतलब बीएड वालों के लिए भी हेल्पफुल है। अगर वो लेसन बनाना चाहें तो उनको मैटर मिल जाएगा टू मेक लेसन प्लान्स, ठीक है। और और कॉमर्स के बच्चों के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। तो मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी कॉमर्स के लिए, मतलब इससे पहले जो वीडियो है वो भी बिजनेस स्टडीज़ की 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पे है। ये सेकेंड चैप्टर पे 12th वालों के लिए भी आएगी एंड आई एम प्रिपेयरिंग सून, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, ठीक है, फिर से मैंने बोल दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर सेकंड है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, शायद लास्ट का एक टॉपिक रह गया था उसमें कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट होता है, तो मैं बाद में वीडियो में कवर कर दूँगी। पहले सेकंड चैप्टर तो स्टार्ट करूँ, है ना। तो सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सेकंड चैप्टर में बात क्या करेंगे? फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि बिजनेस 11th क्लास में बिज़नेस इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, बिज़नेस स्टडीज़, है ना। तो इसलिए हमने बात की थी कि बिज़नेस क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तो वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव, बिज़नेस का नेचर, बिज़नेस का पर्पस, बिज़नेस के रिस्क वगैरह सब कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, ठीक है। अब सेकेंड चैप्टर में हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के बिज़नेस होते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से मतलब बिज़नेस होते हैं, किस तरह के बिज़नेस होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। बाई चांस इन फ्यूचर अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो हमें कौन सा प्रेफरेबल लगेगा, हमारे लिए कौन सा सूटेबल है, या हम किसी को सजेस्ट करना वीडियो। देखो, इसमें हम बिज़नेस के फॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप, 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी। और जो 2 हैं उसके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसकी वीडियो अभी कुछ दिन में ही डल जाएगी, 1-2 दिन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के पहले मैं ये मतलब बताना चाहूँगी, सोल प्रोप्राइटरशिप होते क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल का मतलब होता है सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर। इसका मतलब वो ओनर जो यानी कि सिंगल ओनर आपके बिज़नेस का जो है वो सिंगल ओनर है। सिंगल ओनर यानी कि कोई इंडिविजुअल बिज़नेस को स्टार्ट करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस कहलाता है। It is one of the popular form of business and most suitable type of business, okay. For example, stationery shops and grocery stores near you, मतलब आप जब अपनी कॉलोनी में जाते हो स्टेशनरी पे, तो वहाँ पे जनरली इंडिविजुअल ही दुकान को संभाल रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है एंड उस खुद बिज़नेस चला रहा होता है, तो वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by individual who is recipient of all profit and bearer of all losses, ठीक है। यानी कि वो खुद अकेला ही सारे प्रॉफिट को लेता है और रिस्क को बियर करता है, ठीक है। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि सोल प्रोप्राइटर वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओन, मैनेज, कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल करता है, यानी कि सिंगल पर्सन करता है, सिंगल पर्सन ही उसका ओनर होता है, तो वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहलाता है, ठीक है। और वो बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहे हैं तो वही उनको लेगा और लॉस भी वही बियर करेगा, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स इसके डेफिनेशन में से ही निकल के आते हैं कुछ फीचर्स। तो पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर ये कहता है कि इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं, क्योंकि आपको एक पार्टनरशिप एक्ट में सॉरी आपको इसमें
शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना, आपकी शॉप स्टार्ट हो जाती है। बिज़नेस बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अगर आप शॉप खोल रहे हो तो शॉप एक्ट में, और नहीं तो बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये बिज़नेस बहुत इजीली स्टार्ट हो जाता है। बंद भी अगर आपकी मर्ज़ी है कि आपको बिज़नेस डिसकंटिन्यू करना है तो आप कभी भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लाइबिलिटी की बात करें तो इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि आप सोल बियरर हैं रिस्क के, तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। आप ही इसको मैनेज करने वाले हैं तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, क्योंकि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते अपना रिस्क, आपको खुद को ही पे ऑफ करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। हो सकता है कि आपको अपने सेल्फ अकाउंट से भी अपनी लाइबिलिटी पे करनी पड़े, ठीक है। सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट, ठीक है, ये डेफिनेशन में से पॉइंट आ जाता है कि आप खुद ही अपने रिस्क बियर करोगे। आपको कितना भी रिस्क, कितना बड़ा भी आपके बिज़नेस का रिस्क हो, आपको खुद को ही बियर करना है, और प्रॉफिट भी आप खुद ही एंजॉय करोगे। कंट्रोल की बात आती है तो कंट्रोल आप ही करते हो। सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसके बिज़नेस में इंडिविजुअल कंट्रोल इटसेल्फ, ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी, अकाउंट्स में हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे नो सेपरेट एंटिटी, क्योंकि आप खुद बिज़नेस का लॉस खुद बियर कर रहे हो, तो नो सेपरेट एंटिटी कि आप मतलब लिखने को लिख लो कि आप सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिज़नेस अलग है, आप अलग, इंडिविजुअल अलग है, पर आप खुद ही अकेले बियर कर रहे हो तो बिज़नेस आपके लिए सेम ही है। आप अपने अकाउंट से बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो तो सेम ही है, ठीक है। लैक ऑफ बिज़नेस कॉन्टिन्यूटी इसमें नहीं रह पाती है, क्योंकि इफ़ यू डोंट फील लाइक टू डू और टू कंटिन्यू बिजनेस, यू कैन जस्ट क्लोज दैट, तो इट विल नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, ओके। तो जैसे कि हिंदू बिज़नेस, फैमिली बिज़नेस होता है, वो कंटिन्यू रहता है, एक जने के बाद दूसरा करता है, तो ये इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है। अगर आप अगर आपको कोई इमरजेंसी काम आ गया तो आप वहाँ चले गए, या फिर आपकी कहीं जॉब लग गई वहाँ चले गए, तो आप बिज़नेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है। मेरिट्स की बात करते हैं तो एक तो क्विक डिसीजन मेकिंग, सबसे बड़ा मेरिट यही है कि यहाँ पर डिसीजन जो है वो फटाफट लिए जाते हैं, क्योंकि आप किसी से सलाह मशवरा नहीं करने बैठे हो, आप खुद का फटाफट डिसीजन लिया आपने एंड यू आर सॉर्टेड, ओके, फॉर बिजनेस, है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है इंफॉर्मेशन की, क्योंकि आप खुद ही सारी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन जानते हैं, तो आप खुद तो किसी को ढिंडोरा पीटने जाओगे नहीं, ठीक है। डायरेक्ट इंसेंटिव, आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ता कि मुझे कब सैलरी मिलेगी क्या है, या फिर अभी पहले प्रॉफिट डिसाइड करते हैं फिर सब में बटेगा फिर आपके पास आएगा, नहीं, जो प्रॉफिट आया सीधा आपका है बस, है ना। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, आपको ऐसा लगता है कि आपको एक फीलिंग होती है कि आप खुद बिजनेस कर रहे हैं एंड यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, प्रॉफिट, यू आर मैनेजिंग रिस्क, प्रॉफिट्स, एवरीथिंग, ठीक है। तो आप अकम्पलिशमेंट आप खुद में ही पूरा महसूस करते हैं, मतलब यू नो होलसम एक्सपीरियंस यू गेट, ओके। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आप इजीली बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एक चीज़ बताऊँ, अगर आप इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को अगर सिंगल रिलेशनशिप से कंपेयर करें तो मोस्टली दोनों सेम है। दोनों जगह आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, अपने प्रॉफिट्स यानी अपने पर्क्स अपनी खुद ओनली खुद एंजॉय करते हैं, एंड जो भी आपके रिस्क होते हैं, लाइफ लॉसेस होते हैं, सब भी आप खुद मैनेज करते हैं, ठीक है। दोनों सेम है, मतलब मस्त बिंदास, है ना। जब मर्जी के मालिक, सिंगल होते हो तब, और कमिटेड हो या पार्टनरशिप बिजनेस में हो या फिर रिलेशनशिप में कमिटेड हो तो फिर डिसीजंस भी शेयर हो जाते हैं, सब कुछ ही शेयर हो जाती है ना, तो ठीक है। अब लिमिटेशन की बात करते हैं, बैक टू द टॉपिक। लिमिटेशन की बात करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं कि मैं खुद अकेली बिज़नेस कर रही हूँ तो मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं मैं उसी के साथ बिज़नेस करूँगी, है ना। और लिमिटेड लाइफ ऑफ बिज़नेस कंसर्न, बिज़नेस की लाइफ भी कोई बड़ी नहीं है। मैं 4 साल बाद मर जाती हूँ तो बिज़नेस भी बंद हो जाएगा 4 साल बाद, या फिर मैं कल ही बिज़नेस बंद करना चाहती हूँ, अब नहीं हो रहा मुझसे, मैं जॉब करूँगी तो बिज़नेस बंद, ठीक है। तो बिज़नेस की लाइफ कोई कंटिन्यू नहीं है कि बस ज़िंदगी भर बिज़नेस चलता रहेगा, नहीं, फैमिली बिज़नेस नहीं है, ठीक। लिमिटेरियल मैनेजरियल एबिलिटी, मुझे मैनेजमेंट आता ही नहीं है, ज़ीरो मैनेजमेंट है, मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही, या फिर बहुत ही कम थोड़ा बहुत मैनेजमेंट आता है,
तो मेरे पास लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होगी, ठीक है, मतलब बहुत ही कम मैनेजरियल एबिलिटी है, तो मैं अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ बिज़नेस को, तो ये लिमिटेशन है। वहीं अगर हम दूसरे बिज़नेस में होते हैं तो किसी जैसे पार्टनरशिप में होते हैं तो कोई अच्छा मैनेजर या फिर कोई अच्छी वो अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें नहीं होता, खुद सब कुछ खुद, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट बिज़नेस की हम बात करते हैं। बड़े जल्दी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप ख़त्म कर लिया, बट हाँ सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करते हैं ना, मैं वापस से समझा दूँगी। ठीक है, फाउंड इन इंडिया ओनली। भाई देखो, हिंदू इंडिया में होते हैं तो हिंदू का बिजनेस भी इंडिया में ही होगा। ठीक है, मतलब होते हैं, मतलब कि फॉर्मेशन तो इंडिया का ही है ना, हिंदू रिलीजन, तो बस तो बिज़नेस भी यही मिलेगा, है ना। ये बात लिख के ले लेना, कहीं और नहीं मिलेगा बिज़नेस, यहीं मिलेगा। मतलब खोल सकते हो बट जो फॉर्मेशन जो एक्ट है वो यहीं का है, ठीक है, इंडिया का। अब ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिज़नेस है, मतलब जो हम बोलते हैं ना बाप दादा का बिज़नेस, बाप दादा की जायदाद, तो ये बिज़नेस वही है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट फॉर्म है ना। और मेंबर ऑफ़ HUF होना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर होना ज़रूरी है, यानी कि आपकी फैमिली पूरी यूनाइटेड है, सब लोग ग्रैंड पेरेंट्स और आपके अंकल कज़न सब लोग आप साथ में रहते हैं, आप सब इसके मेंबर हैं, आपकी फैमिली टूटी हुई नहीं है, तो यू आर अ मेंबर ऑफ़ HUF, तो यू आर अ मेंबर ऑफ बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। अब JHFB के बारे में पढ़ते हैं। अब ये JHFB क्या है, पहले ये देख लेते हैं ना। तो ये है कि इट रेफर्स टू द form of business owned and carried on by members of the Hindu undivided family which is HUF governed by Hindu law, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि आप इस बिज़नेस के पार्ट होने के लिए, ये बिज़नेस रेफर्स टू द बिज़नेस जो कि ओन्ड, कैरीड और बाय मेंबर्स ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अगर आप मेंबर्स हो तो आप ही इस बिज़नेस को कैरी करोगे, आप ही इस बिज़नेस के ओनर होगे। और ये जो बिज़नेस है वो कौन गवर्न करेगा, कौन रजिस्टर्ड करेगा इस बिज़नेस को, हिंदू लॉ, ठीक है। जो ये बिज़नेस है इसको जो कंट्रोल करते हैं वो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, चाहे वो आपके पापा हों, चाहे वो दादाजी हों, जो भी हैं ग्रैंड पेरेंट्स, तो जो भी है वो एल्डेस्ट मेंबर ही इस बिज़नेस का मेन हेड होगा, लीड करेगा इस बिज़नेस को, और वो करता कहलाएगा। और जो भी मेंबर्स हैं सबकी इक्वल ओनरशिप मिलेगी सबको, ठीक है। और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसी पे ही ये बिज़नेस मेनली होता है, जो बाप दादा की ज़मीन है वहीं पे आपकी दुकान है, वहीं पे आप सब घर मिल के बिज़नेस कर रहे हो, है ना, तो बिज़नेस को चला रहे हो, तो वो जो ज़मीन या जो जहाँ पे आप प्रॉपर्टी पे बिज़नेस कर रहे हो वो को पार्सेंसेस है, ठीक है। उसे को पार्सेंसेस कहते हैं, यानी कि एक के बाद दूसरा को पास होती रहती है, को पार्सेंसेस, ठीक है। अब इसके फ़ीचर्स पढ़ लेते हैं। देखो, इस बिज़नेस का फ़ीचर सबसे बड़ा है फॉर्मेशन इसका सबसे बड़ा फ़ीचर है। कैसे फॉर्म होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आप रजिस्ट्रेशन कराते हो अपनी HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिज़नेस का, ठीक है, तो आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हो। और लाइबिलिटी ये होती है कि कर्ता की तो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। एंड कंट्रोल ये रहता है कि डिसीजन मेकिंग और जो भी कंट्रोल है सब करता है फैमिली का, जो कि एल्डेस्ट मेंबर है उसी के पास सब पावर होती है। जैसे कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो जो भी डिसीजन की नॉर्मली भी डिसीजन की जो पावर होती है कि आपको कहीं बाहर जाना है या फिर आपको कहीं कोई कुछ न्यू स्टार्ट करना है, तो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है, जो एल्डेस्ट मेंबर है पापा से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वही है। कंटिन्यूटी बिज़नेस बहुत कंटिन्यू करता है, क्योंकि आपने देखा होगा स्वीट शॉप्स होती हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, उसमें लिखा रहता है कि सिंस 1950, सिंस 1940, सिंस 1936, सिंस 1980, तो वो कंटिन्यू होता जा रहा है, ठीक है। उनके भी दादाजी का बिज़नेस था ऐसे, ठीक है। माइनर मेंबर का मतलब है कि इसमें माइनर मेंबर भी इस बिज़नेस का पार्ट होता है। इसका मतलब कि अगर फैमिली में कोई छोटा बच्चा है, 10 साल का है, 6 साल का है, तो वो भी इस बिज़नेस का पार्ट है। इस बिज़नेस में 18+ होना ज़रूरी नहीं है, जैसे और बिज़नेस में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस बिज़नेस के मेरिट्स की। तो इसमें इफ़ेक्टिव कंट्रोल रहता है, क्योंकि सारे जो डिसीजंस है वो करता रहता है, तो इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर होती है कर्ता की।
कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस की एग्जिस्टेंस हमेशा कंटिन्यू रहती है, कभी बिजनेस ख़त्म नहीं हो जाता। फैमिली बिजनेस काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा होता है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की जो मेंबर्स पर अंडरलाइन कर रखा है, करता नहीं लिखा हुआ, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, यानी हर किसी को अनलिमिटेड रिस्क बियर नहीं करना पड़ता। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, इस बिज़नेस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लॉयल्टी, सबसे ज़्यादा कॉपरेशन आपको इस बिज़नेस में फैमिली वाले ही कर सकते हैं, और ये फैमिली का बिज़नेस है तो लॉयल्टी यहाँ पे बहुत हाई होती है, कॉपरेशन बहुत हाई होता है, जितना आपको कहीं पार्टनरशिप वगैरह में नहीं मिलेगा मोस्टली, ठीक है। अब आते हैं लिमिटेशंस के ऊपर। तो लिमिटेशंस में लिमिटेड रिसोर्सेज, फैमिली में जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वही तो आपके पास रिसोर्सेज होगा, वही दुकान, वही आपका मकान, वही आपका जहाँ से आप बिज़नेस कर रहे हैं, वही आपके इक्विपमेंट्स, है ना। तो रिसोर्सेज कमी रहती है, डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कर्ता की लाइबिलिटी बहुत अनलिमिटेड होती है, उसको ही सब कुछ जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, देखो डिसीजन पावर सब कुछ कर्ता की ही होती है। अगर आप कुछ न्यू इन्वेंशन भी करना चाहते हैं बट आपके दादाजी को समझ नहीं आ रहा, तो वो डिसीजन नहीं ले, वो आपको अप्रूव नहीं कर रहे, तो आप उस चीज़ को अपने बिजनेस में इन्वेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंस ऑफ कर्ता, तो वहाँ पे कर्ता यानी कि जो एल्डेस्ट मेंबर है उसी का ही डिसीजन चलेगा। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स लिमिटेड हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर फैमिली मेम्बर बहुत ही कॉम्पिटेंट हो, अपने बिज़नेस को मैनेज करने के लिए बहुत ही कॉम्पिटेंट हो, नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैनेजरियल स्किल भी लिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की। पार्टनरशिप तो ये हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में सबसे पहले हमें पार्टनर का मतलब समझना पड़ेगा। पार्टनर मतलब कि आपका सपोर्टर, आपका साथ देने वाला, बेटर हाफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की 1932। इस बिज़नेस पार्टनरशिप बिज़नेस करने के लिए आपको पार्टनरशिप एक्ट में अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। इस बिज़नेस में क्या होता है कि दो से ज़्यादा पर्सन अगर अग्रीड होते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए, कैपिटल शेयर करने के लिए, बिज़नेस को कैरी करने के लिए, और उनमें से एक एक्टिव हो या फिर सारे एक्टिव हो सबके बिहाफ पे, तो ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि ये पार्टनरशिप होती है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड वन ऑफ दैम इज़ एक्टिंग एंड कैरीड ऑन बाय ऑल, और वन ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। या तो एक बंदा एक्टिव हो सबके बिहाफ पे, या सारे बंदे एक्टिव होकर के पार्टनरशिप का बिज़नेस चला रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे लॉस बियर कर रहे हैं एंड कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं रेशियो के अकॉर्डिंग, तो पार्टनरशिप होती है, ठीक है। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एक्ट के अंदर, ठीक है। अब फीचर्स 2013 वाला न्यू एक्ट है, ठीक है। फीचर्स जो है वो है फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल एंड कंटिन्यूटी। फॉर्मेशन इस बिज़नेस का फॉर्मेशन, अगर आप पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपकी डीड साइन हो जाती है, पार्टनरशिप डीड, तो ये बिज़नेस फॉर्म हो गया। लाइबिलिटी यहाँ पर शेयर हो जाती है सब पार्टनर्स के बीच में। रिस्क बियरिंग भी हर पार्टनर को जितना रेशियो में वो शेयर कर रहा है कैपिटल, उतने में उस जितने में वो प्रॉफिट उसको एंजॉय कर रहा है, उतने में उसको रिस्क भी बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग वहाँ पे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होती है, जितनी आपकी पार्टनरशिप का रेशियो है उस अकॉर्डिंग, और डिसीजन मेकिंग वहाँ पे सब पार्टनर्स मिल के लेते हैं मेनली। कंटिन्यूटी अगर कोई पार्टनर डिसो करना चाहे, बिज़नेस को डिसकंटिन्यू करना चाहे, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहती बिज़नेस की। अब बात करते हैं मेंबरशिप की। अगर आपको पार्टनरशिप बिज़नेस का मेंबरशिप करना है तो आपको पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। और दूसरी अब नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअली आप लोग पार्टनर बनते हैं, कोई थोपता नहीं है कि तू इसका पार्टनर बन, तू उसका पार्टनर बनना है। आपकी इच्छा है कि हाँ चलो हम मिलके पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं, तो म्यूचुअली आप अग्री होते हैं इस बिज़नेस। हाँ, तो अब हम मेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो ईज़ फॉर्मेशन एंड क्लोजर के ईज़िली हम इस बिज़नेस को फॉर्म कर सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। अग्रीमेंट हमें बस साइन करना होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, और म्यूचुअल अग्रीमेंट चाहिए हमें, और ये हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और क्लोज़ भी हम जब क्लोज़ करना चाहें कर सकते हैं डिसाइड करके। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग बैलेंस रहता है, क्योंकि हर पार्टनर को पता होता है कि उसको क्या करना है बिज़नेस में, क्या कंट्रीब्यूशन है उसका, तो उस अकॉर्डिंग सब लोग डिसीजन ले लेते हैं।
मोर फंड्स, यहाँ पे फंड रेजिंग बहुत सही होती है बाकी बिजनेस की वजह, सोल प्रोप्राइटर की वजह तो बहुत सही होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर जितना कंट्रीब्यूट करना चाहे उतना कंट्रीब्यूट कर सकता है और मोर फंड्स रेज कर सकते हैं वो लोग। शेयरिंग ऑफ रिस्क शेयरिंग बहुत अच्छे से होती है यहाँ पे, टेंशन लेने की और वो जो एंग्जाइटी जो है ना वो कम हो जाती है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अकेले को ही टेंशन लेकर के और मतलब सोच समझ के अपना रिस्क करना पड़ता है सॉल्व। तो यहाँ पे ये जो पावर है ये इंक्रीज़ हो जाती है शेयरिंग ऑफ रिस्क की। सीक्रेसी, यहाँ पे आपको पब्लिक को शो नहीं करने पड़ते अपने अकाउंट्स और कॉन्फिडेंशियलिटी, तो यहाँ पे वो रहती है। अब बात आती है लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, सब पार्टनर्स को अपने खुद के पर्सनली भी पे करना पड़ सकता है। एंड लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड रहते हैं, जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग सब लोग अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ भी रहती हैं, कभी कोई अग्रीमेंट कोई पार्टनर नहीं मानता है, अग्रीमेंट डिसाइड नहीं होता है, तो किसी डिसीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर डिसकंटिन्यू करना चाहे तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि पार्टनर्स को पब्लिकली अपने रिकॉर्ड शेयर करना ज़रूरी नहीं है, अगर वो नहीं करते तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस उन पर कम रहता है। तो ये यहाँ पे पार्टनरशिप आधी कंप्लीट हुई है। अब पार्टनरशिप के जो मेन पॉइंट्स हैं कुछ, के टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये सब अभी बचे हैं, रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो टॉपिक बच रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अभी डाल दूँगी 1-2 दिन के अंदर। एंड आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ लाइट चली गई तो थोड़ा अंधेरा हो गया, बट ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।